हेलो फ्रेंड। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, क्या डिस्कस किया था उसमें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था कि टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, है ना। हमने जो मोशन को डिस्क्राइब किया था तो हमने नेट फोर्स को क्या किया था, जीरो लिया था, जीरो था उस पे। कैसे कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो इट रिमेन्स एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो इट विल कंटिन्यूअसली मूव विद द सेम स्ट्रेट लाइन विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई चेंज नहीं आता। कब? जब उस पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो ये दो कंडीशन होती है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस किया। लेकिन अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन की बात करते हैं, एवरीडे लाइफ में अगर देखते हैं, डेली लाइफ सिचुएशन में बात करते हैं, तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि नेट फोर्स जीरो होता है? नो, है ना। अगर आप सोचेंगे तो आपका आंसर होगा नो, नेट फोर्स तो एक्ट करता है। देयर आर सो मेनी कंडीशन। तो क्या होगा जब नेट फोर्स एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे? नेट फोर्स तो लगता ही है, और नेट फोर्स जब लग रहा है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी होगा, है ना। तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा नेट फोर्स एक्ट करने से, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और अगर फोर्स लगा रहे हैं उस पर, तो नेट फोर्स अगर एक्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये सब बातें हम बात करने वाले हैं न्यूटन। इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या फोर्स के मामले में क्या देखा आपने कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का क्या काम है? फोर्स कैन सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। फोर्स क्या करता है? कोई ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में सेट कर देता है। ऑल्सो इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकता है, रोक भी सकता है। एंड इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसके साथ में एक और चीज बोल रहा हूं कि डायरेक्शन भी चेंज कर देता है मूविंग ऑब्जेक्ट की, है ना। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, उस मोशन में है तो उसको रोक सकता है, उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होगा, है ना। तो फोर्स और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है उसको ही न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे रिलेटेड होते हैं, फोर्स और एक्सीलरेशन आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज यू टेक वन बॉल एंड यू पुश दिस बॉल जेंटली ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, क्योंकि आपने जब पुश किया उससे पहले रेस्ट में थी, सो इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन एंड gently push किया तो it moves slowly and acceleration produced in the ball is also small. Now for the same ball, now push it with more force, means it push with larger force, then you'll find that it move fast and acceleration produced in that ball will be also larger. Means क्या कंक्लूड किया कि लार्जर फोर्स प्रोड्यूसेस लार्जर एक्सेलरेशन एंड स्मॉलर फोर्स प्रोड्यूसेस स्मॉलर एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये एक हाइपोथेसिस सेट हुई आपके माइंड में। तो ये हाइपोथेसिस है कि आपने सोचा कि ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा तेजी से मूव किए तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कम फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ। तो ये आपके मन में आया ना। तो ये मेजर कैसे करेंगे? मींस अल्टीमेटली जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है वो डिपेंड किस पे करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। और आपने लोअर क्लास में देखा है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, है ना। सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स विथ व्हिच अर्थ पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। और यही जो है इसी को हम बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ वेट देता अपने को। सो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर करना तो हम कैसे करेंगे? एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड वेट का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे। वेट का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो वो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा एंड अकॉर्डिंगली विल फाइंड हाउ डज बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट एज वेल एज फोर्स एक्सेलरेशन विल चेंज। तो उसके लिए एक्टिविटी दी है बुक में, देखिए एक्टिविटी आपकी है 6.3। इस एक्टिविटी में क्या करेंगे आप? एक कार्डबोर्ड बॉक्स लीजिए छोटा सा, है ना। 2 पेंसिल लेना है, 4 आपको बॉल बेरिंग व्हील्स लेने छोटे छोटे से, और एक पाइप लेना है, थ्रेड लेना है और एक पेपर कप लेना है। उस कार्डबोर्ड बॉक्स से आपको एक छोटी सी कार्ड बनानी है, छोटी एक गाड़ी बनानी है, और उस गाड़ी को आपको टेबल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल टेबल है उस पर रख देना है। देखिए टेबल है, डायग्राम बुक में है, मैं यहाँ शो भी कर दूंगा आपको। ये कार्ड बनी हुई है, ऐसे जा रही, उधर भी एक 2 किलो का है, और यहाँ पे एक थ्रेड अटैच करके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पाइप आपने लगाया है, वो पुली का काम करेगा हॉरिजॉन्टल पाइप।
उसमें से ये पेपर कप है, पेपर कप में कुछ वेट रखेंगे, कुछ मास रख देंगे या कोई कॉइन रख देंगे, और एक वेइंग स्केल भी होगी आपके पास जो मास का मेजरमेंट करे। तो सबसे पहले जो पेपर कप है और उसमें कॉइन रखे आपने या कोई और ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको मेजर कर लेंगे वेइंग स्केल से, उसका मास फाइंड कर लेंगे, है ना। मास फाइंड कर लिया और उसके बाद ये इस तरह का अरेंजमेंट बना देंगे, पेंसिल इंसर्ट करके होल बना के और व्हील्स लगा के पेंसिल के चारों फ्री एंड पे, तो ये गाड़ी बन गई छोटी सी आपकी। थ्रेड लगा दिया, थ्रेड को इस पाइप के ऊपर से लटका दिया तो पुली का काम करेगा, ये पाइप रोल करेगा, इससे जब जाएगा, है ना। तो ये टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन बना लेनी है जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट जो है कार्ड जहाँ रेस्ट में, वहाँ एक रेफरेंस लाइन रहेगी आपकी, ओके। और इसमें जो आपने कुछ वेट रखा है इसको मेजर कर लिया आपने वेइंग स्केल से, उसका मास नोट कर लिया है। अब इसको फ्री छोड़ेंगे, लेकिन जब यहाँ पे ये रेस्ट में है उस समय आपको टाइम नोट करना है, एंड देन यू हैव टू लेफ्ट इट फ्री। तो ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये कप जो है ये डाउनवर्ड मूव करेगा, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि मास रखा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है ना, जी। तो m इंटू जी क्या हो गया, वेट। वेट मीन्स काइंड ऑफ फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स अर्थ। तो इसके कारण ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये कार्ड भी मूव करेगी आगे, और ये इसको खींचता हुआ लाएगा और अल्टीमेटली कार्ड इस एंड तक आ जाएगी। जब यहाँ पहुंच जाती है तो हमें दूसरा टाइम भी नोट कर लेना, जहाँ पहुंचने का टाइम भी नोट कर लेना, और इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस लेंगे वो टाइम इंटरवल आएगा, वो t1 होगा आपका। वो क्या हो जाएगा, t1, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में आपको क्या करना है, इस पेपर कप में मास बढ़ा देना, मीन्स कॉइन थे तो कॉइन्स की संख्या बढ़ा देनी। सपोज 2 कॉइन थे तो आप 4 कॉइन रख दिए, 5 रख दिए, 6 रख दिए, जो जितने भी रखते हैं, या कोई और ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट और बढ़ा देना उसमें। तो उससे क्या होगा, इसमें मास बढ़ गया तो अल्टीमेटली वेट बढ़ेगा, है ना। और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना, मीन्स इसको वापस यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे इस रेफरेंस लाइन पे सेट कर देंगे, और वहां पे जब मास बढ़ा दिया उसके अंदर, कप के अंदर, और फिर उसको फ्री कर देंगे। ये टाइम नोट कर लिया। अब वापस जब यहाँ तक आती है, यहाँ आने के बाद फिर से टाइम नोट करेंगे। इन दोनों टाइम का डिफरेंस होगा वो टाइम t2 हो, टाइम t2 होगा टाइम इंटरवल, ओके। अब ये दोनों टाइम इंटरवल नोट कर लिए। अब हम यूज करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, तो ये जो कार्ड मूव की थी ये रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट की थी, तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी, इसकी 0 थी। ये लिखा भी है 0 वेलोसिटी से, है ना। देखो यहाँ अगर देखें पूरा की क्या लिखा होगा, पूरा मैंने कंडीशन भी मेंशन कर रखी है रिटर्न में। यूजिंग द वैल्यू ऑफ द टाइम मेजर्ड, लेट अस डू सम एनालिसिस फॉर द बोथ केसेस। द कार्ड स्टार्ट्स विद 0 वेलोसिटी means u is equal to 0 and travel the same distance if a1 and a2 are the accelerations in the two cases respectively using kinematic equation of motion, है ना। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे तो u 0 ले लिया, और टाइम जो है t, ये दो केसेस हैं। एक बार हमने जो फोर्स लगाया था उसका मैग्नीट्यूड कम था, फिर हमने लार्जर मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया है, मींस यहाँ पे मास बढ़ा के उसका कप के अंदर। तो ये दो सिचुएशन में टाइम इंटरवल जो नोट किए, दो अलग अलग टाइम इंटरवल t1 t2 आए, तो वो t की वैल्यू हो जाएगी t1 और t2, ओके। ये वैल्यू सारी हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो u 0 रखा तो ये टर्म तो आपकी 0 हो जाती है, और यहाँ आप a1 और t1 रखेंगे एक केस के लिए, और सेकंड केस के लिए a2 t2। तो ये s इज इक्वल टू हाफ a1 t1 स्क्वायर एंड s इज इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। ये s दोनों में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम इन बोथ द केसेस। कार्ड यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक पहुंची है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो सेम है ना दोनों केस में, इसलिए s सेम है, लेकिन a1 और t1, a2 और t2 ये दो अलग अलग वैल्यू दो केसेस के लिए हो गई। मींस एक्सीलरेशन दोनों केस में अलग होगा और टाइम इंटरवल भी दोनों केस में अलग है। अब ये वैल्यूज अगर हमने रखी तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, क्योंकि LHS सेम है तो RHS सेम होंगे, तो हाफ a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर, हाफ कैंसिल हो गया, a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 t2 स्क्वायर, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। और इस रिलेशन से अगर आप वैल्यूज रख के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि फॉर द फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, जो वेट हमने अप्लाई किया था, लार्जर वेट magnitude of weight apply किया, means force of larger magnitude applied, acceleration produced will be also larger, and for a force of smaller magnitude acceleration produced will be also smaller। यानी ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया तो वो एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, और कम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया तो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो भी कम होगा।
ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ रखने के बाद कंक्लूड किया है। अल्टीमेटली हमने क्या कंक्लूड कर लिया यहाँ से कि एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस है वो फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। फोर्स बढ़ेगा, magnitude of force increases, acceleration produced also increases, and if magnitude of force decreases, acceleration also decreases। अब हम इसमें एक और बात सोचते हैं कि क्या कोई और फैक्टर भी हो सकता है जो एक्सेलरेशन को अफेक्ट करे। अगर आप सोचते हैं तो आप देखिएगा कि अब हमने फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रखा, उसको चेंज नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि हम रूटीन लाइफ में अगर हम देखें एग्जांपल की, इट इज वेरी इजी टू मूव ए ऑब्जेक्ट ऑफ लाइटर मास बाय अप्लाइंग ए फोर्स, एंड सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ लार्जर मास, देन इट विल प्रोड्यूस लेस एक्सेलरेशन। तो इससे क्या कंक्लूड किया हमने कि फॉर ए कांस्टेंट फोर्स mass is also one of the factor to measure the acceleration produced। means if mass is smaller, acceleration produced will be larger, and if mass is greater than acceleration produced will be smaller, है ना। अब इसको भी हम एक्टिविटी के हेल्प से ही समझते हैं। अगली एक्टिविटी आपकी 6.4 थी, तो इसी यही एक्टिविटी है, लेकिन इसमें हमने अब क्या चेंज करना है, ये जो हमने कप है इसमें जो मास लिया था, तो पहले केस में जो मास लिया था हमने वो एक केस तो पहला वाला एज इट इज रखते हैं, है ना। और सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पे मास बढ़ाना, तो अब इसमें ना बढ़ाते हुए इस कार्ड का मास डबल कर देते हैं, यानी जितना इस कार्ड का मास है वेइंग स्केल पे पहले नोट कर लेंगे इनिशियली, और उतना ही मास इस कार्ड में रख देंगे। तो अब कार्ड का मास डबल किया और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि यहाँ पे टाइम नोट कर लिया, यहाँ पहुंचने पे टाइम नोट कर लिया, उनका इंटरवल ले लिया, डिफरेंस लिया, वो टाइम इंटरवल आ जाएगा। एक टाइम इंटरवल t1 अपने पास ऑलरेडी है। अगर आप ये करते हैं और फिर देखते हैं तो यही फार्मूला वापस यही इक्वेशन आएगी, रेशियो यही आएगा। कैसे ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है थ्योरेटिकली, यूजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम मेजर्ड फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर दिस टू केसेस। वही करना है जो किया है ना। डू यू फाइंड दैट फॉर द सेम फोर्स व्हेन यू इंक्रीज्ड द मास ऑफ द कार्ड द एक्सेलरेशन डिक्रीज्ड। अब यहाँ क्या देखते हैं आप कि जब कार्ड का मास बढ़ाया तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया। पहले केस में फोर्स बढ़ाया था तो एक्सेलरेशन बढ़ा था, लेकिन अब यहाँ उल्टी बात हो गई है। If you increase the mass of the card, then acceleration produced decreases. This means that for a given magnitude of force, the acceleration produced is inversely related to the mass of the object। यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो मास के साथ इनवर्सली वेरी करता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, और मास कम होगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। तो ये दो फैक्टर हमने निकाल लिए यहाँ पे, है ना, एक्सीलरेशन के वेरिएशन के मास और फोर्स के साथ। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये जब तीनों क्वांटिटी हैं, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो न्यूटन सेकंड लॉ की टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे। क्या कहता है सेकंड लॉ, व्हेन a net force act on an object, the object accelerates in the direction of द नेट फोर्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा नेट फोर्स की डायरेक्शन में। मतलब एक्सेलरेट भी होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करेगा। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस मास के साथ कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली, सॉरी, फोर्स के साथ तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली वेरी कर रहा है और मास के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है। ये हम दो एक्टिविटी से कंक्लूड कर चुके हैं, उसी के बेस पे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बना दिया हमने, है ना। कि हमने नहीं बनाया, न्यूटन ने दिया था ये। तो व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द acceleration is proportional to the magnitude of the net force and inversely proportional to the mass of the object। कि नेट फोर्स एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होगा नेट फोर्स एक्ट करने से, क्योंकि जब नेट फोर्स एक्ट करता तो क्या होता, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो अब वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, और साथ साथ उसका वेरिएशन कैसा होगा कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ एक्सेलरेशन वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, डायरेक्टली, जितना फोर्स है उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और मास के साथ वो इनवर्सली वेरी करेगा। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ओके, तो इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे तो a = f/m।
अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहें इस रिलेशन को, जो हमने स्टेटमेंट दिया A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और F इज इक्वल टू फाइनली एम ए, और ये न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, F इज इक्वल टू एम ए। ओके, मींस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ये डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की किधर होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगी, नेचुरली होगी, है ना। अब यहाँ पे ये F इज इक्वल टू एम रिलेशन निकाल लिया, तो हमें पता है कि ये जो क्वांटिटीज हैं इसमें फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इनकी ऐसा यूनिट मेजरमेंट की हमें फाइंड करना। तो दो की तो हमें पता है, मास और एक्सेलरेशन की। अब यहाँ फोर्स की एक्सेलरेशन जो मेजरमेंट की एक्सा यूनिट, जो हम फोर्स की डेफिनेशन में बता चुके हैं न्यूटन होती है, लेकिन वो कैसे मिलेगी देखो, अब यहाँ से आएगी आपको कि मास की ऐसी यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम हमने रखा है यहाँ पे सपोज, और एक्सेलरेशन की के ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ f इज इक्वल टू m है, इसमें m और a की वैल्यू रखी है। तो f इज इक्वल टू हमने लिखा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये मिलके कहलाता है न्यूटन। ये किसके बराबर हो गया, न्यूटन के बराबर। तो ये 1 न्यूटन हो गया, अल्टीमेटली ये 1 न्यूटन लिखा है, देखो 1 न्यूटन है ना। ओके, तो अब इस बेस पे हम इस ऐसा यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट हमने फाइंड कर ली 1 न्यूटन, है ना। उनको यूनिट मैग्नीट्यूड में वैल्यू रखी, मास और एक्सेलरेशन की, उससे यूनिट मैग्नीट्यूड में फोर्स की वैल्यू आ गई अपने, न्यूटन है उसकी यूनिट है, और मैग्नीट्यूड 1 आया। यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स की हम जो मेजरमेंट यूनिट है उसको डिफाइन करने वाले हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड एज द, कुछ नहीं करना बेटा, ये जो है इसी को देख लीजिए एक बार, अगर आपने समझ लिया फार्मूला याद है तो आप बड़ा आसानी से डिफाइन करेंगे। आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी क्या है। तो देखिए 1 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड एज द, यहां तक तो कुछ नहीं है, 1 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड एज द force that produces an acceleration of 1 meter per second square। ये फोर्स जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। इसमें मास 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है फोर्स, उस फोर्स को हम बोलते हैं 1 न्यूटन फोर्स। ओके, तो डिफाइन कैसे किया, 1 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर per second square on an object of mass 1 किलोग्राम। Got it? समझ में आया? आपको अभी इतना ही है, सीनियर क्लास में जाएंगे तो इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है फोर्स की, है ना। सीजीएस यूनिट होगी, फिर उनका रिलेशन भी होता है एसआई और सीजीएस यूनिट का, वो सीनियर क्लास का मैटर है। आपको अभी इतना ही है, तो हमें इतना ही से मतलब रखना है। सीजीएस यूनिट का नाम होता है डाइन, है ना, और वो हम सीनियर क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको केवल आपको एसआई यूनिट याद रखना है और उसकी डेफिनेशन। 1 Newton force is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। मीन्स जो ऐसा फोर्स है 1 न्यूटन फोर्स जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 1 किलोग्राम मास की बॉडी में, उसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन फोर्स। ओके, गॉट इट। अब आप देखते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अगर हम बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ and during this motion acceleration is called acceleration due to gravitational force by earth and it is denoted by g। मतलब जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में गिरता है। अगर हमने फ्री छोड़ दिया तो ये, जैसे मैंने मार्कर को छोड़ रहा हूँ, ये गिर गया, तो ये जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण गिरता है, और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोड्यूस होता है, और उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्सेलरेशन ही है लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, स्मॉल जी से। तो इसी इक्वेशन को अगर यूज करता हूं फ्री फॉल के केस में, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, F इज इक्वल टू mg, ये फार्मूला हुआ F इज इक्वल टू mg, और ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g। स्मॉल जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए। कुछ कंडीशन में राउंडेड ऑफ करके भी लिखते हैं वैल्यू को 10, पर जनरली 9.8 इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। कुछ केसेस में हम, जब क्वेश्चन में मेंशन है 10 तो 10 यूज करना है, अदरवाइज 9.8। ओके, पर दोनों यूज करने पे आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कोई वैल्यू तो आपको वही यूज करना चाहिए, क्योंकि टीचर कहेगा भाई मैंने 9.8 दी थी आपने 10 से क्यों कैलकुलेट किया, या मैंने 10 दी थी आपने 9.8 से क्यों। तो वो इसलिए अपने को क्वेश्चन में जैसी वैल्यू, कई बार क्वेश्चन में मेंशन की होती है वैल्यू जी की,
तो अकॉर्डिंगली अपने को यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए अभी ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया, आपने क्या निकाला कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है मास पे, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास। और कैसे डिपेंड करता है बेटा, कैसे डिपेंड करता है, यस यस, अरे अभी डिस्कस कर चुके, यस वेरी गुड। ये इनवर्सली वेरी करता है मास के साथ, मींस मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती भाई, हम तो सेल्फ डिपेंड है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है, हम सेल्फ डिपेंड है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेल्फ डिपेंड, मींस सेल्फ डिपेंड का मतलब मास के मैटर पे है, ओके। तो वो सेल्फ डिपेंड कैसे होगी कि मास पे वो डिपेंड नहीं करती है, कि मास कोई भी हो ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस मास पे डिपेंड नहीं करती है। मींस अगर आप बात करते हैं कि मैं इस कैप को और इस डस्टर को एक साथ छोड़ता हूं तो ये दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, साइमल्टेनियसली गिरेंगे। ये एक एग्जांपल नहीं, ऐसे कई एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट, ये अकेला एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया ऐसा नहीं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल कि कोई एक हेवियर ऑब्जेक्ट लीजिए और एक लाइटर ऑब्जेक्ट लीजिए, उनको सेम हाइट से आप रिलीज करेंगे तो दोनों साइमल्टेनियसली रीच करेंगे ग्राउंड पे, है ना। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, हालांकि वो चैप्टर ग्रेविटेशन आपके कोर्स में रहा नहीं इस साल से नई बुक में, लास्ट ईयर तक ग्रेविटेशन चैप्टर था, उसमें वो एक्टिविटी थी भी कि अगर एक वैक्यूम क्रिएट करके एक ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब बड़ी, और उसमें हम एक हेवी ऑब्जेक्ट और एक फेदर को डालते हैं तो दोनों एक साथ जाते हैं, क्योंकि वैक्यूम में तो एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, तो वो कंडीशन है, नेचुरल फोर्स तो लगती है। अब यहाँ भी बात समझ में आ गई, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू द मास, वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये आपको याद रखना है मेनली। मतलब ये लीनियर एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये तो डिपेंड करता है मास पे ए, लेकिन जी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, स्मॉल जी वो मास पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और चीज हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो सारा डिस्कशन हमने किया तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमने बढ़ाया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आल्सो इंक्रीजेस, कि अगर हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आल्सो बिकम डबल। और हमने मास के साथ वेरिएशन में क्या डिस्कस किया था कि इफ वी इंक्रीज द मास देन एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, कि अगर मास को हमने डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा और मास को हाफ कर दिया तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम देखते हैं तो ऐसा क्या चेंज मिलेगा आपको कि अगर आप एक्चुअल प्रैक्टिस में देखते हैं तो एग्जैक्टली डबल एक्सेलरेशन नहीं होगा फोर्स के डबल होने से या मास को डबल करने से, एग्जैक्टली हाफ, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। वो क्यों होता है, नेचुरल फोर्स, यस, आ कुछ याद, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बोले मैं हमेशा हूं, मेरा अस्तित्व तो हमेशा बना रहेगा, तो वो एक्ट करता तो वो थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है ना। लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस में हमारे थ्योरेटिकल डिस्कशन में हम उसको निग्लेक्ट करके चलते हैं कि हम ये बोलते हैं कि अगर फोर्स डबल हो गया तो एक्सेलरेशन डबल होगा, मास डबल हो गया तो एक्सेलरेशन हाफ होगा। तो हम थ्योरेटिकल डिस्कशन में हमें पढ़ने में यही बात करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हम उसको निग्लिजिबल लेके चलते हैं, उसके इफेक्ट को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इफेक्ट को निग्लिजिबल लेके चलते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में वो अपना इफेक्ट दिखाता है तो थोड़ा सा वेरिएशन लाता है, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए थ्योरेटिकल डिस्कशन में हम उसको निग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बेटा हम मोमेंटम की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, तो सबसे पहले हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है उस ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज known as momentum of the object. Is it clear? है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और ये कैसी क्वांटिटी है मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। इसको सिंबल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने जो डिफाइन किया है उसको मैथमेटिकली अगर लिखेंगे फॉर्मूले के फॉर्म में तो p इज इक्वल टू mv,
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है जिससे वो मूव कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट विल गिव अस द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर p इज इक्वल टू mv। ये एरो साइन हालांकि अभी आपके लेवल का नहीं है, इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है। एरो साइन हमने किसी सिंबल पे लगाया, में से वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। ये हालांकि इस लेवल पे अभी आपको नहीं जाना है, ये हायर क्लास में आपको पढ़ना है, लेकिन एक नॉलेज के पॉइंट से इसकी ऐसे यूनिट फाइंड करते हैं। तो मास की यूनिट हमें पता है किलोग्राम, वेलोसिटी की है मीटर पर सेकंड, तो 1 किलोग्राम इनटू 1 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली मोमेंटम की ऐसे यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम की ऐसे यूनिट हो गई। अब मोमेंटम समझ में आ गया, तो अब मोमेंटम की टर्म्स में न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए लास्ट ईयर तक जो आपका ओल्ड सिलेबस था और जो ओल्ड बुक थी उसमें मोमेंटम की टर्म्स में ही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्रेस किया था, लेकिन अभी नए सिलेबस में जो नई बुक आई है आपकी एक्सप्रेशन में, उसमें हमने जो अभी डिस्कस किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स और मास का रिलेशन वाला, अल्टीमेटली रिलेशन वही आने वाला है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्या चीज, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वेरिएशन बताता मास और फोर्स के टर्म्स में, है ना, तो उस वे में उसको डिफाइन किया है। लेकिन अब मोमेंटम के टर्म्स में क्या है, जो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, हालांकि इसने कैप्शन में लिख रखा है नीचे एक बॉक्स में बना बना के ये एक्सप्रेस कर सकते हो कैसे होता है स्टेटमेंट, लेकिन पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं यहाँ आपको एक बार डिटेल वो भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए आपको समझ में आएगा, लेकिन एज पर द न्यू सिलेबस आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना है, लेकिन ये भी समझ लीजिए। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, इसका स्टेटमेंट क्या होता है मोमेंटम टर्म्स में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कुछ याद आ रहा है, रेट के अंदर बात की थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें चेंज हो रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को टाइम से डिवाइड कर देंगे, जिस टाइम में वो चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, उसका रेट बता देगा, किस चीज का, चेंज का रेट बताएगा, जिस टाइम इंटरवल में उसमें वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो रेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, किसके, नेट फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच नेट फोर्स एक्ट्स। अब यहाँ समझना है, सबसे पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नेट फोर्स के, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन मींस, टेक्स प्लेस मतलब क्या, जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में है, किसकी डायरेक्शन में, वो उस नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही चेंज होगा, जो रेट ऑफ चेंज है वो भी उस नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही चेंज होगा, टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच नेट फोर्स एक्ट्स, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा टाइम के साथ। तो वो टाइम के साथ मोमेंटम का चेंज है, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the net force acting on an object and this change takes place in the direction of net force। समझ में आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है मोमेंटम का वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो चेंज होता है वो भी नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, गॉट इट। अब देखिए सपोज करते हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, u क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, है ना, और t क्या है, टाइम इंटरवल। तो अगर अब मेरे पास ये पैरामीटर्स है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी u एंड सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो उस फोर्स के अप्लाई करने से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी u से v हो गई चेंज होकर, और वो फोर्स टाइम t तक लगाया, तो वो टाइम t में वेलोसिटी u से v हो गई। f क्या था, फोर्स अप्लाइड, यहाँ f को भी लिखना पड़ेगा ना, फोर्स अप्लाइड। तो अब अगर हम मैथमेटिकली इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैं लिखना चाहूंगा, तो सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू mu
फाइनल मोमेंटम लिखूंगा तो क्या होगा बेटा, mv, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज द मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में, फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में आ गया, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम लिखता हूं मैं। चेंज इन मोमेंटम अगर बात करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वर्ड्स में अगर लिखता हूं तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर मैं यहां चाहूं तो एक बार लिख सकता हूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। मॉम लिखा है, नहीं लगे, मॉम इज मोमेंटम है, नॉट मॉम, ओके। तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज mv माइनस mu। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, mv माइनस mu। तो चेंज इन मोमेंटम है अपॉन टाइम। किसी भी क्वांटिटी के चेंज को उस टाइम से डिवाइड कर दीजिए जिसमें वो चेंज हुआ है, तो वो क्या बताएगा, उसका रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन t, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम इन व्हिच दिस चेंज टेक्स प्लेस। जिस टाइम में वो चेंज हुआ है उस टाइम से डिवाइड कर दिया हमने, ओके, वेरी गुड। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। वाइस वर्सा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लिख सकते हैं, है ना। एक बार चाहो तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। नेट फोर्स एफ है तो इसको मैं इधर लिख के और इसको इसके प्रोपोर्शनल लिख लेता हूँ, एक ही बात है, अपॉन टी, ओके। अब अगर देखिएगा इसमें आगे क्या होगा, एफ इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे हम, एफ प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन टी, मींस नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। प्रोपोर्शनल साइन जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज होता है हमेशा, या अब फिजिक्स जितना भी पढ़ेंगे आगे सीनियर क्लास में तो काफी ज्यादा आएगा, अभी तो आपको कम है इस तरह का कंडीशन, लेकिन जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है और मैथमेटिकली हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कुछ तो कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट होते हैं, और जनरल जो कांस्टेंट हम लेते हैं, जनरली हम जो के से डिनोट करते हैं सिंपल कांस्टेंट, तो उसकी एसआई सिस्टम में यूनिट, उस एसआई सिस्टम में उसकी वैल्यू 1 लेते हैं, एसआई सिस्टम में जनरली उनकी वैल्यू यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ बात करते हैं, है ना। तो ये देखिए के हमने एक कांस्टेंट ले लिया, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते थे कांस्टेंट यूज करते हैं, के क्या है, कांस्टेंट, कौन सा है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसको चाहो तो पूरा ऐसा लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना। अब इसकी वैल्यू है के की ऐसा सिस्टम में 1, के की वैल्यू ऐसा सिस्टम में 1 होती है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv माइनस mu अपॉन टी। इसको फर्दर सॉल्व किया तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब आप देखिए m को कॉमन ले लिया क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है ना इस गिवन कंडीशन में, तो v माइनस यू अपॉन टी ये किसके बराबर है, एक, सिंस a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये f इज इक्वल टू फाइनली क्या हो गया, ma आ गया उसी फॉर्म में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में ये, और दूसरा फाइनली जब इसकी वैल्यू रखी v माइनस यू अपॉन टी की, तो f इज इक्वल टू ma, वही आ गया जो हमने अभी पढ़ा था, है ना। तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, क्लियर है। अब देखिए ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब इसको रूटीन लाइफ में हम देखते हैं, कई एग्जांपल अपने डेली लाइफ से रिलेटेड है कि इसमें हमने क्या बात की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो इसकी बेस पे हम, इसकी हेल्प से हम समझेंगे कुछ एग्जांपल। क्रिकेट आप में से मैक्सिमम बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की दीवानगी हर एक में है इस देश में, है ना। तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब व्हेन द बैट्समैन हिट द बॉल और कैच जब आता है तो फील्डर कैचेस द बॉल, while catching the ball he pushes his back hand backward। तो प्लेयर जो है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ पुश करता है, वो अपने हैंड्स को लोअर करता है, पीछे लेता है, पीछे ले जाता है। क्यों ले जाता है कि जब बॉल आती है चल के
जब बॉल चल के आ रही तो क्या होता है बेटा, ये बॉल आ रही है, ये जब प्लेयर की तरफ आ रहा तो वो जो कैच करेगा अपने हैंड से ये बॉल को, तो ये हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है। क्यों ले जाता है? कि इससे टाइम बढ़ जाता है। ये हाथ जितना पीछे लेगा टाइम बढ़ जाएगा, जिसमें वेलोसिटी रिड्यूस हो जीरो तक होने के लिए। वेलोसिटी जो मैक्सिमम काफी फास्ट स्पीड से आती है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए वो टाइम बढ़ जाता है वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए जीरो वैल्यू तक। और इससे क्या होता है, जब वो वेलोसिटी को जीरो तक रिड्यूस करने के लिए टाइम बढ़ा तो क्या होगा, साथ में एक्सीलरेशन आल्सो रिड्यूसेस। तो एक्सीलरेशन भी कम होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, जितना टाइम लगेगा उतना एक्सीलरेशन कम होगा। एक्सीलरेशन कम होगा तो फोर्स जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीजेस एज द एक्सीलरेशन डिक्रीजेस व्हेन टाइम इंक्रीजेस टू रिड्यूस द वेलोसिटी अप टू जीरो वैल्यू। तो इसके कारण क्या होता है, जब एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स विल बी आल्सो लेस। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। तो जब एक्सीलरेशन रिड्यूस हो जाता है तो क्या होगा, फोर्स भी कम लगेगा और उसके हाथों पे जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स आएगा कैच करने पे वो कम आएगा, बहुत कम उसको महसूस होगा, जब लगेगा तो, लेकिन बहुत कम इफेक्ट आता है ना। तो जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस ही लोअर्स हिज हैंड, क्योंकि उससे टाइम इंक्रीज होगा वेलोसिटी को जीरो तक रिड्यूस करने के लिए, तो उससे एक्सीलरेशन कम होगा तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स भी कम हो जाता है, फोर्स रिड्यूस हो जाता है काफी। ठीक है, और यही रीजन आप देखते हैं। अब इसको रिलेट करते हैं रूटीन लाइफ में, और भी एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल बुक में दिया है और कि जो एयरबैग होता है फोर व्हीलर्स में, तो एयरबैग भी सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है। तो क्या होता है, जब आप फोर व्हीलर में जा रहे हैं और अचानक से कोई एक कोलिजन होता है तो एयरबैग सडनली इन्फ्लेट हो जाए, एकदम से इन्फ्लेट होगा। जब एयरबैग इन्फ्लेट हो जाता है तो क्या होता है, जो पैसेंजर्स हैं तो उसका डायरेक्ट जो है डैशबोर्ड या स्टीयरिंग व्हील पे हिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एयरबैग यूज होते हैं। तो वो एयरबैग जैसे इन्फ्लेट होगा तो क्या होगा, पैसेंजर उस एयरबैग पे जाएगा तो उसका उसके कुशन में जाए तो उसके लिए क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। टाइम इंक्रीज होगा तो वही एक्सेलरेशन डिक्रीज होना, रीजन वही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा, तो वो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाता है और वो उसको जो एक सीवियर इंजरी से बचा जा सकता है इस तरह से। तो ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की टर्म्स में ही हम एक्सप्लेन करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप देखिए कि पूजा वगैरह सबके घरों में होती है ना। तो प्रेयर के टाइम पे, पूजा के टाइम पे कई बार हम नारियल का जो एक चलन है कि नारियल को हम उसको ब्रेक करके हम ईश्वर को चढ़ाते हैं ना, भगवान को चढ़ाते हैं। तो वो जो नारियल को क्रैकिंग के लिए हम क्या करते हैं, नारियल को जब क्रैक करते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा ले रहे हैं, हम एग्जांपल को रिवर्स कर रहे हैं कि जब नारियल को अगर हमको वन गो में क्रैक करना है, इफ यू वांट टू क्रैक द नारियल इन वन गो में, सॉरी नॉट गो, इन वन गो यू वांट टू क्रैक द नारियल, देन व्हाट यू हैव टू डू, वो आपको बहुत तेजी से हाथ को लाना है, घुमाना पड़ेगा, बहुत तेजी से वो वेलो मूव करके आएगा और हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, जो फ्लोर है हार्ड सरफेस है उस पर स्ट्राइक करेगा, तब वो क्रैक होगा। तो उसके लिए क्या होता है, जब बहुत तेज वेलोसिटी से आता है और हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वहां क्या होता है, यहाँ पे टाइम नहीं बढ़ रहा क्योंकि हार्ड सरफेस आ गई है, और बहुत तेज वेलोसिटी से आया तो वेलोसिटी कांट बी रिड्यूस क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, एंड इन वेरी लेस टाइम दैट वेलोसिटी इज रिड्यूस। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होने से क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स विल आल्सो वेरी लार्ज, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स विल बी आल्सो वेरी लार्ज, एंड दैट्स व्हाई दैट नारियल विल क्रैक। इज इट क्लियर? जस्ट रिवर्स वाला मतलब अपोजिट एग्जांपल ले लिया हमने। ये अगर ऐसा होता है, ये तो हमने लोअरिंग हैंड वाला और ये क्वेश्चन ये आपका एयरबैग वाला लिया था तो इसमें टाइम को बढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें इस एग्जांपल में अगर ये हाथ को पीछे नहीं खींचेगा कैच करते हो तो क्या होगा, इंजरी हो जाएगी हाथ में। एयरबैग नहीं होते हैं तो आपने देखा एयरबैग नहीं होने से लोग कितने बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, कई बार सिर फट जाते हैं, डेथ तक हो जाती है। तो एयरबैग एक सेफ्टी पर्पस के लिए, तो उससे क्या होता है, वो टाइम बढ़ जाता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम फॉर velocity to reduce zero value increases and therefore acceleration decreases। एक्सेलरेशन कम होगा तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स भी कम होगा, तो वो सेफ्टी पर्पस के लिए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये रूटीन लाइफ से रिलेटेड कई एग्जांपल हो गए अपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स और ले लेते हैं इससे रिलेटेड, एंड देन विल गो फॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।